नमस्कार दोस्तों, ये मेरा साइंस का एक दूसरा सीरीज़ है। हालांकि इसके पहले भी मैं साइंस का, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स का तीनों पार्ट का डिटेल में वीडियो बनाया था जो एनसीईआरटी और लुसेंट बेस्ड था। ये स्पीडी में जो हमको सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है कि नहीं ये एग्ज़ाम में पूछा है या पूछने वाला है, उसका मैं एक नया सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। और ये भी साइंस का है और इसमें तीनों सेक्शन होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगा, ठीक ना। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मैं पहले वाले सेक्शन में पढ़ा दिया हूँ उसको भी शामिल कर लिया जाए, और जो कुछ एक्स्ट्रा है तो शामिल करेंगे ही करेंगे, ठीक ना। तो ये जो वीडियो होगा ये काफ़ी हेल्पफुल होगा और मेरी कोशिश ये होगी कि इस वीडियो को बहुत ही कम समय में पढ़ा के हम मैक्सिमम इससे आउटपुट क्या कर सकें, ले सकें, मतलब कम पढ़ें और हमको अधिक से अधिक इसमें क्वेश्चन क्या हो जाए, मिल जाए। तो उसी के पर्पज़ से मेरा जो है ना वीडियो है। और कई सारे जो कमेंट भी आ रहे थे कि एक नया साइंस का कोई वीडियो बना दे, तो हमको लगा कि नहीं, एक साइंस का रिवाइज जो है ना करा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है साइंस से डर रहे हैं। हमको लगातार कॉल आ रहा है सर साइंस के लिए कुछ ना कुछ किया है, तो हमको लगा नहीं, एक साइंस का एक वीडियो जो है ना बनाना चाहिए। तो हम देखते हैं ये वीडियो कितनी लंबी होती है। अगर ये ज़्यादा लंबी होगी तो एक वीडियो इसका और बना दूंगा, लेकिन मेरी कोशिश ये होगा कि सारे साइंस के जो क्वेश्चन आएंगे या आने वाले हैं और जो एग्ज़ाम में जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको तो कम से कम डिस्कस अच्छे से कर लिया जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई टेंशन ना हो। एक मेरा सलाह और है, बाकी हिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, फिर इकोनॉमिक्स का, बिहार स्पेशल का, ये सारे वीडियो जो है ना बना हुआ है प्लेलिस्ट में, जाके प्लीज़ उसको जरूर देखिए। और ये आपको ये रिविजन के पर्पज़ से देखिए। जो भी आप बुक पढ़े हैं ठीक है, नहीं भी पढ़े हैं ठीक है, लेकिन एक बार मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको लगेगा नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना उसी से आ रहे हैं। और आप ना पढ़ाई और स्पीड बढ़ाइए, जल्दी रिवाइज कीजिए। जो भी बुक है, लुसेंट है या और भी कोई बुक आप पढ़ रहे हैं, चाहे घटना चक्र पढ़े, कुछ भी आप पढ़े होंगे, तो आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए। करंट मेरा वीडियो बना हुआ है उसको करंट को बार बार देखिए, फिर बिहार स्पेशल का कोई बुक देखिए या मेरा वीडियो देखिए। लगातार आप रिवाइज के प्रोसेस में लगे रहिए। और ये अगले जो 12 दिन बचा हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ जितना आप रिवाइज कर सकते हैं, जितना कर सकते और जितना आप अपने मेमोरी को शांत मेमोरी में बातें डाल सकते हो डालिए, और उतना अधिक प्रेफर भी मत लीजिए। आपकी जो तैयारी है ठीक है, बस अभी आपको और अगले 10 दिन जो है, बचे 12 दिन जो है, इसमें अपना एफर्ट लगा देना, जी जान लगा देना। एक ने इस फॉर्म को पीटी तो निकालना ही निकालना। बाकी और मैं मैथ का वीडियो बना रहा हूँ, आप मैथ में भी मेरा 2 वीडियो आ चुका है, तो आप उसको भी देखिए। और वहाँ से आपको जो है मैथ में लगभग जो है ना 10 में से लगभग समझिए कि 7-8 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको बन जाएंगे। और बाकी जिसका मैथ बैकग्राउंड तो 10 में 10 बना ही लेंगे, लेकिन जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है वो हमारे वीडियो से हेल्प लेके जो है ना कम से कम 7-8 तो बनाने की मैथ कोशिश करेंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं। और मैं जो मैं वीडियो पढ़ाऊँगा ये ध्यान रखिएगा, मैं लेफ्ट राइट बोलूँगा, जहाँ जहाँ होगा हम अंडरलाइन कर देंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा और जो मेन जो पॉइंट जो है, कीवर्ड है, उस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये फास्ट में पढ़ा रहा हूँ, डिवीजन करा रहा हूँ। ये अगर डिटेल में संभव नहीं है, कई सारे बच्चे का कमेंट आता है कि सर आप शॉर्ट में भाग जाते हैं। देखिए शॉर्ट नहीं, बात समय की है, अभी शॉर्ट में ही डिवीजन करने का, इसलिए मैं शॉर्ट कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग अपना जो है ध्यान से सुनिएगा और नज़र दौड़ाइएगा कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। चलिए तो हम सबसे पहला शुरू कर लेते हैं इसमें कि आपका जो है, इसमें पहला देखिए आपको है एक हेनरी, क्या है, हेनरी बेकुरल है। ये एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, ठीक ना। तो ये जो हेनरी बेकुरल थे, इन्होंने रेडियो एक्टिव और गामा किरण की क्या किया था, खोज किया था, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगला एक नील बोर थे, इन्होंने जो है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु का जो संरचना है उसके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में किस एनर्जी लेवल में रहेंगे, इन्होंने दिया था। और इनको 1922 में जो है नोबेल का क्या मिला था, प्राइज मिला था। एक हेनरी कैवेंडिश हैं, ये ब्रिटिश के थे, इन्होंने हाइड्रोजन की खोज किया, एग्जाम में पूछ चुका है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया है, हेनरी कैवेंडिश ने किया है। एक जेम्स चैडविक थे, आपको पता होगा, ये जो है ना न्यूट्रॉन के क्या किए थे, खोज किए थे, न्यूट्रॉन की खोज यही किए थे। और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। एक कॉपरनिकस थे, ये पोलैंड के थे, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं बल्कि ये सूर्य के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, आप ये ध्यान रखिएगा। फिर एक है ना आपका इसमें है मैडम क्यूरी। कौन है, मैडम क्यूरी जो है, ये मैडम क्यूरी जो है ये क्या है कि इन्होंने जो है ना पहली बार जो है ना रेडियम तत्व की खोज किया था, रेडियम तत्व की खोज की थी इन्होंने। और इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला, 1913 में और 1911 में। कोई एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखिए। इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एक जॉन डाल्टन थे, हालांकि मैं जॉन डाल्टन के बारे में पिछले वाले वीडियो में बताया, यहाँ भी बताया था। देखिए जॉन डाल्टन एक पहली बार जो है ना एटॉमिक थ्योरी दिए थे, क्या दिए थे, एटॉमिक थ्योरी इन्होंने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। और जो है ना
गुणित अनुपात का नियम भी जो इन्होंने दिया था, ठीक है। मतलब कि इसमें कि जो कोई भी जो केमिकल कंपाउंड होता है उसमें जो अभिक्रियाएं होती है वो जो एलिमेंट होते हैं वो एक रेशियो में ही होते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट में हो या रिएक्टेंट में हो, ये बताया था इन्होंने, ठीक ना। अगला है चार्ल्स डार्विन, ये जो है इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ही जो है नेचुरल सिलेक्शन का दिया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और इन्हीं का किताब का नाम क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, पूछने का ज़्यादा चांस है, ध्यान रखिएगा। फिर एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका पर्सन साइंस में आता है उनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये देखिए, पहली बात तो ये क्या है, ये इनका जो मेन जो काम वो देख लीजिए, इन्होंने ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, मतलब सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और इनका ही है कि E बराबर mc² होता है, इन्होंने थ्योरी दिया। और इन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए ही इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। कई बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देने के कारण जो है इनको जो है आपको नोबेल प्राइज़ मिला था, ना कि सापेक्षता के सिद्धांत पे मिला था। ये आप ध्यान रखें क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आपका बनेगा। नेक्स्ट चलिए, अगला आपका इसमें है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने जो है ना लाइजोजाइम और पेनिसिलिन की क्या किया था, खोज किया था। नेक्स्ट है गैलीलियो, ये जो है टेलीस्कोप का निर्माण किया था। और कोपरनिकस थ्योरी का इन्होंने समर्थन किया था। और गति का जो जड़त्व का जो नियम है इन्होंने ही दिया था, ये भी बात आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट देखिए, एक है विलियम हार्वे। कौन है ये विलियम हार्वे? देखिए क्या है, ये जो है ना ये ब्रिटिश थे। इन्होंने ही रक्त जो सर्कुलेशन हमारे बॉडी में होता है इन्होंने ही खोज किया था, ध्यान रखिएगा। एडवर्ड जनर का बीपीएससी को पूछ चुका है, चेचक के टीके की खोज किया था। जेसोफ लिस्टर, इन्होंने जो है ना ये एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। एक है जेसोफ प्रिस्टले, इन्होंने ही ऑक्सीजन की क्या किया था, खोज किया था। एक है WC रोंटगन, इन्होंने एक्सरे किरणें की क्या किया था, खोज किया था। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। रॉबर्ट हुक, आपको पता होगा रॉबर्ट हुक जो है ना इन्होंने ही पहली बार जो मृत प्लांट टिश्यू को देखा था, इन्होंने सेल नाम दिया था 1965 में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला है एक रदरफोर्ड, इन्होंने ही परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है इसकी खोज किया था। इन्होंने कहा था कि परमाणु के न्यूक्लियस में जो है ना प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। आर्यभट्ट, आपको पता होगा इंडिया के थे, ये इन्होंने किताब लिखा आर्यभट्टीय लिखा है। और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, पहली बार इन्होंने ही कहा था, एंशियंट टाइम में कह दिया था। एक जगदीश चंद्र बोस हैं, ये हमारे देश के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने जो है ना ध्यान रखिएगा, इनका जो मेन काम है मार्कोनी से पहले बेतार प्रणाली का इन्होंने प्रदर्शन किया था। उसके बाद इन्होंने जो है ना वनस्पति ही कुछ जो प्लांट भी कुछ इंसान की तरह बिहेव करते हैं, ये जगदीश चंद्र बोस ने ही कहा था। और इन्होंने जो है ना एक क्रेक्सोग्राफ नामक यंत्र भी क्या किया था, खोजा था। अगला है चंद्रशेखर वेंकट रमन, पहली बात इनको 1930 में क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। पहली बात ये ध्यान रखिएगा। रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट का इन्होंने खोज किया था। और 28 फरवरी को जो हम लोग राष्ट्रीय साइंस दिवस मनाते हैं इन्हीं के नाम पे मनाते हैं। और 1954 में इनको भारत रत्न मिला था। और 1958 में फिर लेनिन शांति को पुरस्कार भी मिला था, ये आप भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा, हाँ ये देखिए एक और है बीरबल साहनी, इन्होंने जो है ना इनका भी तो इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए। आइए हाँ, एक मेघनाथ साहा, कई बार पूछ चुका, मेघनाथ साहा देखिए ये फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। इन्होंने देखिए क्या है, एक किताब लिखा है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, एग्जाम में ये पूछ चुका है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। डॉक्टर सलीम अली जो है ना इनको भारत का जो है वर्ड्समैन, पक्षी मैन कहा जाता है, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। एक है होमी जहांगीर भाभा, ये भी इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन पर एक वेब सीरीज अभी आया था। तो इनकी ही अध्यक्षता 1948 में एक परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। उसके बाद जो है ना, इसका मतलब भारत में जो परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक भी थे, ये भी ध्यान रख सकते हैं। और जो है इन्होंने ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की क्या किया था, पहले ये डायरेक्टर भी थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला एक है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर, इनका जो यही है कि भारतीय मूल के साइंटिस्ट थे। इनका देखिए योगदान यही है कि इन्होंने जो है कि क्या किया है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने चंद्रमान को चंद्रशेखर सीमा कहा है। तो इन्होंने चंद्रशेखर सीमा का जो है इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। इनको जो है ना 1983 में क्या मिला, नोबेल का प्राइज़ मिला था। एक अरविंद खुराना है, इन्होंने जो है ना अनुवांशिकी कोड दिया था, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए सतीश धवन, ये सतीश धवन पता है आपको कि इसरो के जो है ये
अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखिएगा। इनके ही प्रयास से इंडिया में जो है आर्यभट्ट, रोहिणी, एप्पल ऐसे वगैरह क्या किए गए थे, खोजे गए थे। और एक है आपके विक्रम साराभाई। इसका इम्पोर्टेंट इसलिए है कि विक्रम साराभाई को ही जो है ना हमारे देश का जो है ना अंतरिक्ष का जो है ना मतलब कि जनक कहा जाता है, विक्रम साराभाई को, आप ये ध्यान रखिएगा। और इसरो की स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान था और ये इसके पहले भी क्या थे, अध्यक्ष थे। इतनी बात आप ध्यान में रखिएगा। अब जो साइंस का जो डिफरेंट ब्रांच जो होता है, इससे क्वेश्चन यूपीएससी हर एक बार एक पूछता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं पहले भी लास्ट वीडियो में इसको पढ़ाया, मैं फिर से रिवाइज आप लोग को कर देता हूँ। आइए देखिए, पहला देखिए न्यूमिस्मेटिक, सिक्कों का अध्ययन है। एकोस्टिक्स, ये ध्वनि विज्ञान का अध्ययन है। फिर देखिए एंटेमोलॉजी, कीट पतंग का ये अध्ययन है। मैं सिर्फ बोल रहा, सुनिए। और नीथोलॉजी, ये पक्षी विज्ञान का है। सेरिकल्चर, रेशम का एक बार पूछ चुका है। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का है। हॉर्टिकल्चर, पुष्प या फलों के पौधे का अध्ययन है। माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी, मानव विकास का अध्ययन है। एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंडों का अध्ययन है। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन है। क्रेमेटोलॉजी, फूलों के रंगों का अध्ययन है। कार्मोग्राफी, नशा बनाने का कला है। टर्मोटोलॉजी, त्वचा रंगों का, स्किन जो रोग होता है उसका है अध्ययन। इथोलॉजी, जीवों की प्रजातीय गुणों का अध्ययन है। ओरिनोलॉजी, एग्जाम में पूछ चुका है, स्वप्नों का अध्ययन है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। जेनेटिक्स, वंशागत गुणों का अध्ययन है। कोस्मोलॉजी, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन है। नेफ्रोलॉजी, गुर्दा का अध्ययन है। न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क का अध्ययन है। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन है। वायरोलॉजी, वायरस का अध्ययन है। पीसी कल्चर, मत्स्य पालन का कला का अध्ययन है। माइकोलॉजी, मांसपेशियों का अध्ययन है। गायनकोलॉजी, स्त्री रोग विशेषज्ञ है। कार्डियोलॉजी, हृदय रोग को अध्ययन करता है। मेटालर्जी, धातु विज्ञान को करता है। जेनेटिक्स, अनुवांशिकता का अध्ययन करता है। फोनोलॉजी, खोपड़ी का अध्ययन करता है। न्यूमरोलॉजी, संख्याओं का अध्ययन करता है। हिस्टोलॉजी, तंतुओं या ऊतक का अध्ययन करता है। हिप्टोलॉजी, यकृत या लीवर का करता है। लिथोग्राफी, शिला और पत्थर का करता है। ओटोलॉजी, कान का अध्ययन करता है। न्यूमेटिक्स, गैसों का अध्ययन करता है। फेटोलॉजी, प्रकाश का अध्ययन करता है। रेडियोलॉजी, एक्स किरणों का अध्ययन करता है। अगला जो है आपका जूकोमी, पशु रसायन का अध्ययन करता है। विटिकल्चर, अंगूरों का अध्ययन करता है। वर्मी कल्चर, केचुआ का पालन करता है। फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन करता है। साइटोलॉजी, जीव कोशिका का अध्ययन करता है। एंथ्रोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन करता है। एग्रोनोमी, फसली पादपों का अध्ययन करता है। केलोकोलॉजी, सौंदर्य का अध्ययन करता है। कोस्मोलॉजी, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करता है। सीमेंटिक्स, शब्दों और वाक्यों का अध्ययन करता है। और पेडोलॉजी, मृदा या सॉइल का अध्ययन करता है। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए कुछ जो फिजिक्स में जो डिस्कवरी हुआ है उसको लोग पढ़ लेते हैं। आप देखिए, पहला इसमें इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 में जे थॉमसन ने किया था, इतना ध्यान रखिएगा। और इस पर जो है ना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ और ये एक जो है ना स्टेबल पार्टिकल है, ध्यान रख सकते हैं। प्रोटॉन, इसका खोज गोल्डस्टेन ने किया था, 1896 में किया था, ठीक ना। उसके बाद जो इसका जो आपका जो देखिए मास, जो द्रव्यमान होता है 1.6729 × 10⁻27 होता है। इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका चार्ज का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻19 होता है। और जो है ना इसका उपयोग कृत्रिम आर्टिफिशियल जो है ना ट्रांसम्यूटेशन के लिए होता है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, कृत्रिम या आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन के लिए होता है। न्यूट्रॉन का खोज आपको पता है कि चैडविक ने किया, 1932 में किया था। इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। इसका मास देखिए 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसका जो पेंट्रेशन पावर होता है, भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। यह कैंसर के चिकित्सा और न्यूक्लियर फ्यूजन में यूज होता है। जब भी कभी हमको न्यूक्लियर फ्यूजन करना होता है तो हम न्यूट्रॉन की ही बमबारी कराते हैं। एक है पॉजिट्रॉन, ये भी इम्पोर्टेंट है। यह एक धनावेशित पार्टिकल है। इसका मास और चार्ज, द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, एग्जाम में पूछ सकता है। इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन्स का एक प्रतिकण या एंटी पार्टिकल भी कहा जाता है। इसकी खोज एंडरसन ने किया था। एक है न्यूट्रॉनो, ये लगभग द्रव्यमान रहित, इसमें कोई मास नहीं होता है, इसमें कोई आवेश भी नहीं होता है। इसकी खोज 1930 में पाउली ने किया था। न्यूट्रॉनों का प्रतिकण होता है जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट चलिए, आपका है इसमें
फोटोन, फोटोन एक जो है ना ये क्या है, एक एनर्जी का बंडल है जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। सभी प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो किरण का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। क्वेश्चन से पूछ चुका, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो विराम जो रेस्ट मास शून्य होता है। अब देखिए कार्बन काल निर्माण, आपको पता हो कार्बन डेटिंग, इस विधि द्वारा हम जीवों के अवशेषों का उम्र का पता लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, जीवित अवस्था में प्रत्येक जीव कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का तत्व ग्रहण करते हैं, मृत्यु के बाद उनका ग्रहण करना बंद कर देते हैं। अतः किसी मृत के जीवों में C14 जो है ना ये पाया जाता है। इसलिए जो है ना C14 कार्बन डेटिंग का यूज करके हम किसी भी फोसिल्स का जो है या जीवाश्म का या जो हड़प्पा काल है या कोई भी जो खोज हुआ प्राचीन काल में C14 डेटिंग के तहत होता है, ध्यान रखिएगा। कार्बन 14 एक है यूरेनियम काल। देखिए चट्टान आदि का जो प्राचीन जो निर्जीव पदार्थों की उम्र उसमें उपस्थित रेडियो एक्टिव खनिज जैसे यूरेनियम द्वारा किया जाता है। यूरेनियम काल निर्धारण की इस विधि द्वारा चंद्रमा से लाई गई चट्टानों की उम्र देखिए 6.5 अरब पाई गई है, जो लगभग उतनी ही जितनी पृथ्वी की है। तो काल निर्धारण के लिए कार्बन का भी यूज करते हैं C14 का, और हम लोग यूरेनियम का भी यूज करते हैं। ध्यान रखिए किसमें किसका यूज करते हैं, आप एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट चलिए आपका नाभिकीय रिएक्टर। देखिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो नाभिकीय रिएक्टर देखिए क्या है, इसमें सबसे पहला बात क्या है, इसमें क्या होता है, यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। पहली बार जो न्यूक्लियर रिएक्टर किया एनरिको फर्मी ने बनाया था शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में। और ध्यान रखिएगा यहाँ नाभिकीय रिएक्टर में जो अभिक्रिया जो रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कैडमियम या बोरॉन की लंबी रॉड का प्रयोग किया जाता है। शायद जो कल जो दरोगा का SI एग्जाम हुआ इसमें शायद वही क्वेश्चन पूछा है, मैं कंफर्म नहीं, देख लीजिएगा बात। अगला है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए ये क्या है, जब यूरेनियम 235 पर जो है ना जब न्यूट्रॉन का हम अटैक कराते हैं, जब बमबारी कराते हैं, तो जो उसका जो नाभिक जो न्यूक्लियस कई भाग में बट जाता है और हमको अधिक मात्रा में क्या देती है, ऊर्जा देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। और जो एटम बम जो परमाणु बम होता है ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन से होता है। प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था, जिसका यूज 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर किया गया था। आप ये ध्यान में रखेंगे। अगला है न्यूक्लियर फ्यूजन। एक है फ्यूजन, एक है फ्यूजन। ये संलयन अभिक्रिया है। जब दो या दो से अधिक जो है ना हल्का जब नाभिक जब आपस में मिल जाता है तो उसमें बहुत अधिक हमको एनर्जी मिलता है। इसी को हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। जो हमको जो सन से जो एनर्जी मिलता है उसमें भी यही होता है वहाँ। और ध्यान रखिएगा जो हाइड्रोजन जो बम है इसी न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। और प्रथम हाइड्रोजन बम देखिए 1952 में बनाया गया था। ये सब आप डेटा याद रखेंगे। अब देखिए इस साइड में राइट साइड में कुछ कुछ आविष्कार है, इसको भी देख लीजिए। क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक ने दिया है। कैलकुलेटर का आविष्कार P पास्कल ने किया है। क्लोरोफॉर्म का जेम्स हैरिसन ने किया है। टेलीग्राफ का मार्कोनी ने किया है। टीवी का जेलबेर्ड ने किया है। टेलीफोन का ग्राहम बेल ने किया है। टेलीस्कोप का गैलीलियो ने किया है। उसके बाद देखिए अगला है जो इसमें ट्रांजिस्टर का विलियम साल्क ने किया है। डायनेमो का माइकल फैराडे ने किया है। पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। एटम बम का ऑटो हन ने किया है। रेडियो एक्टिविटी का हेनरी बेकरल ने किया है। रेडियम का मैडम क्यूरी ने किया है। रेडियो का मार्कोनी ने किया है। रक्त परिवहन का हार्वे ने किया है। भाप इंजन जेम्स वॉट ने किया है। रडार टेलर एवं यंग ने किया है। गन पाउडर रोजर वेकर ने किया है। छपाई कला गुटनबर्ग ने किया। प्रिंटिंग प्रेस ध्यान रखिएगा। हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने किया है। एक्सरे रोंटजन ने किया है। हाइड्रोजन कैवेंडिश ने किया है। इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने। प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन जेम्स चेडविक ने। नाभिक रदरफोर्ड ने। एटम संख्या मोस्ले ने। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने। बैरोमीटर टोरिसिले ने। आवर्त का जो नियम दिया था मेंडलीफ ने दिया था। डायनामाइट एल्फ्रेड नोबल ने, एग्जाम भी से पूछ चुका है। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने। माइक्रोस्कोप जॉनसन ने। ब्लड चैन जो होता है लैंडस्टीनर ने। इन्सुलिन बेटिंग ने। पोलियो का टीका जॉन ई साल्क ने। बेतार का तार मार्कोनी ने। जेट इंजन फ्रैंक ह्यूटेल ने। रडार अल्बर्ट लेरन ने। प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटनबर्ग ने। माइक्रोस्कोप जेड जानसेक ने। प्रेशर कुकर डेनिस पेपिन ने। कॉस्मिक किरण विक्टर हेफ ने। टेलीस्कोप हैंस लेपर्सी ने। SC मोटर निकोला टेस्ला ने। और क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन ने। नेक्स्ट चलिए देखिए इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रकाश एनर्जी में चेंज करता है।
हीटर क्या करता है, विद्युत एनर्जी को ऊष्मा एनर्जी में चेंज करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करता है। मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल या यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। मोमबत्ती क्या करता है, केमिकल एनर्जी को प्रकाश और हीट में बदलता है। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि को ऊर्जा में चेंज करता है। सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत में चेंज करता है। और विद्युत सेल या इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। और सितार क्या करता है, ये यांत्रिक या मैकेनिकल एनर्जी को ध्वनि ऊर्जा में साउंड का परिवर्तन करता है। आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, ये तो देखिए अभी तक बीपीएससी पूछा नहीं है कि ये तो खैर फिगर से होगा कि कोई भी अवतल दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है, उसका कहाँ प्रतिबिंब या कहाँ क्या बनता है। तो अगर आपको पहले अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो इसको याद होगा, नहीं तो इसे एग्जाम में पूछता नहीं है तो उसको करने को ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट चलिए हम सीधे इस पर आ जाते हैं। आपका ये प्रमुख जो उपकरण जो यूज होता है मापने में, ये एग्जाम में कई बार पूछा है, इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए इसमें देखिए पहला जो आपका है अल्टीमीटर, इसका यूज क्या होता है, ऊंचाई मापने में। बैरोमीटर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब की मापने कर में। कार्डियोग्राम किस में यूज करते हैं, हृदय गति को मापने में। हाइड्रोमीटर क्या करते हैं, द्रव्य की अपेक्षित घनत्व मापने में। मैनोमीटर क्या करते हैं, गैसों के दाब मापन में। उसके बाद देखिए रेन गेज वर्षा की माप में करते हैं, वो एग्जाम में पूछ चुका है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने में। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने में। फाइडोमीटर समुद्र की गहराई मापने में। एनीमोमीटर हवा की शक्ति और गति को मापने में। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापने में। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है। सेक्सटेंट आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी मापने में। आमीटर करंट को मापने में। ओडोमीटर पहिए की द्रव्यता की दूरी को मापने में। एक्सोग्राफ पौधे की वृद्धि की लंबाई को मापने में, जिसका जो है ना आविष्कार चंद्र जगदीश बोस ने किया था, ध्यान रखिएगा। गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट की प्रबलता को मापने में। स्फिगोमेनोमीटर ब्लड प्रेशर को मापने में। पायरोमीटर उच्च ताप मापने में। हाइड्रोफोन पानी में ध्वनि की माप के लिए, हाइड्रोफोन ध्यान रखिएगा। टेकोमीटर वायुयान तथा मोटर बोटों की गति को मापने में। थर्मोस्टेट ताप नियंत्रण करने में। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति को मापने में। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़े की गति सुनने में। डायलिसिस गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन के लिए। रेडिएटर वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में। जैलोफोन ध्वनि उत्पादन में। पिपेट द्रव्य की निश्चित मात्रा मापने में। पेसमेकर हृदय स्पंदन में। क्रोमोमीटर जलियाना पर समय का सही पता लगाने के लिए। साइट्रोटन कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में। पाइकोमीटर दूर वस्तु की ताप मापने में। स्टेथोस्कोप आवर्तित गति पर कर रही वस्तुओं को वेग मापने, मतलब आवर्ती गति बढ़ रहा है उसके वस्तुओं को वेग मापने पर, ठीक है। टिक्टाफोन बातचीत रिकॉर्ड करने में। एक्यूमुलेटर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने में, संग्रह करने में। क्यूमोटेटर इलेक्ट्रिक करंट की दिशा बदलने में। ऑडियोमीटर गाड़ी द्वारा तय की दूरी को मापने में। कार्ब्यूरेटर इंजन में पेट्रोल की वायु का निश्चित भाग मिलाने में इसका यूज करते हैं। और ग्रेविमीटर जल में उपस्थित तेल क्षेत्र का पता लगाने में। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, हालांकि ये सब मैं पहले बता दिया हूँ, आपका रिवाइज हो रहा, देख लीजिए। डायबिटीज बेटिंग ने किया था। आरएनए का खोज जेम्स वाटसन और आर्थर गर्ग ने किया था। डीएनए का खोज जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया था। गर्भ गोलियां का पिनकस ने किया था। इसमें जो है अगला आपका है कि जो रक्त ट्रांसफ्यूजन कार्ल लेंस्टीनर ने किया था। इन्सुलिन बेटिंग और वेस्ट ने किया था। हैजा का टीका रॉबर्ट कोच ने बनाया था। टीबी के कीटाणु रॉबर्ट कोच ने बनाया था। मलेरिया का कीटाणु रोलांड राफ्ट ने बनाया था। टाइफाइड का कीटाणु ईवर्थ ने बनाया था। पेचिस और प्लेग का कीटाणु कीटाजारो ने बनाया था। चेचक का टीका एडवर्ड ने बनाया था। बीसीजी का टीका यूरिन कामेट ने। कालाजार का बुखार UN ब्रह्मचारी ने। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। बेरी रोग का चिकित्सा आइकेज मैन ने। DDT डॉक्टर पॉल मुलर ने। अल्ट्रा किरणक चिकित्सा पिनमैन ने किया था। जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना ने दिया था। हाइड्रोफोबिया का इलाज लुइस पास्कर ने किया था। सल्फा ड्रग्स G डोमेक ने। सिफिलिस का इलाज पॉल हेलिस ने। पोलियो का टीका मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉन साल्क ने। रक्त परिवहन विलियम हार्वे ने। बैक्टीरिया ल्यूमन हॉक ने। होम्योपैथिक चिकित्सा हेनी मैन ने।
एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर ने, क्लोरोफॉर्म जेम्स हैरिसन ने, स्टेथोस्कोप लेलन ने, पेनिसिलिन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एस्पिरिन ट्रेजर ने, आयरन लंग्स फिलिप ड्रिंकर ने, स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्समैन ने, कुष्ठ रोग जीवाणु पेहनसन ने, कीटाणु सिद्धांत लुई पास्कर ने, डिप्थीरिया रोग ग्लैक्स और लोफ्लर ने, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूग डी ब्रिज ने, विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने, बैक्टीरिया का ल्यूवेनहॉक ने, भारत में हृदय प्रत्यारोपण वेणुगोपाल ने किया था, मलेरिया परजीवी रोलांड रॉस ने, वायरस इकानोवक्सी ने, ओपन हार्ट सर्जरी वॉल्टर लिलेहल ने, क्लोरिंग तकनीक इयान बिलकुट ने, और प्राकृतिक क्रिया का शब्द दिया था रीटर ने, और प्राकृतिक तंत्र दिया था एजी ट्रांसले ने। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री का पार्ट है। देखिए केमिकल साधारण नमक लवण, सिंपल जो लवण सॉल्ट होता है उसका नाम क्या है केमिकल, सोडियम क्लोराइड NaCl फार्मूला होता है। इप्सम लवण मैग्नीशियम सल्फेट का रासायनिक नाम होता है MgSO4.7H2O इसका फार्मूला होता है। चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट केमिकल नाम होता है NaNO3। सुहागा को देखिए बोरेक्स बोलते हैं, इसका देख केमिकल फार्मूला देखिए याद रख लीजिएगा। आप केमिकल फार्मूला से देख लीजिए, मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ। खाने का सोडा बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ना जाने बीपीएससी कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है। धोने का सोडा वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप इसका फार्मूला देख लीजिएगा एक बार। ये नीला कशिश कॉपर सल्फेट बोलते हैं, इसका CuSO4.5H2O होता है। फिर देखिए आपका सफ़ेद कशिश जिंक सल्फेट होता है, इसका फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा। हरा कशिश फेरस सल्फेट होता है, इसका ये एग्जाम में पूछ चुका है, मैचिंग पूछ सकता है। खरिया या संगमरमर या मार्मर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसका फार्मूला देख लीजिएगा। काली चूना पत्थर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड होता है। भखड़ा चूना देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaHO2 होता है। भखड़ा सिंदूर देखिए मर्कुरी सल्फाइड बोलते हैं, HGS होता है। सोडा पोटासियम नाइट्रेट होता है, KNO3 होता है। सोरे का एसिड नाइट्रिक एसिड होता है, HNO3 होता है। आप ये सब ऐसे देख लीजिए, कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। फिर देखिए आपका इसमें नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है। गंधक का एसिड सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। केलोमेल मर्क्यूरस क्लोराइड कहलाता है। हाँ लाफिंग गैस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नाइट्रस ऑक्साइड देखिए, इसका फार्मूला देख लीजिए। अश्रु गैस क्लोरोएसिटिन फिनॉल इसका केमिकल नाम है, फार्मूला देख लीजिए एक बार। जिप्सम का देख लीजिए फार्मूला कैल्शियम सल्फेट उसका नाम होता है, ये फुत्र होता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए शुष्क बर्फ ड्राई आइस इसको बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बीबीएससी पूछ चुका है, CO2 बोलते हैं। फिटकरी को पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट बोलते हैं, इसका देखिए पूरा फार्मूला याद रख लीजिएगा। गेलोना लेड सल्फाइड। फिर देखिए TNT ट्राई नाइट्रोटोल्विन, इसका फार्मूला देख लीजिए। कास्टिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड, हाँ ये पूछते ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग पाउडर, इसका देखिए फार्मूला याद रख लीजिए, क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, इसका फार्मूला एग्जाम में बीपीएससी पूछ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमिट हाइड्रेट, इसका फार्मूला याद रख लीजिएगा। उसका सॉल्ट केक सोडियम सल्फेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल लवण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ अम्लराज सल्फ्यूरिक एसिड ये पूछता है, इसमें देखिए दो चीज़ है। अम्लराज में क्या है HNO3 है और आपका HCl भी है। भारी जल को क्या बोलते हैं डिटोरियम ऑक्साइड D2O पूछ चुका है। श्वेत पोटास देखिए पोटासियम क्लोरेट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। अब देखिए फिर मार्फ गैस पूछ चुका है, इसको मिथेन नाम है इसका रासायनिक फार्मूला देख लीजिए। एल्कोहल को इथाइल एल्कोहल बोलते हैं। चीनी का नाम सुक्रोस है। लिथार्ज का लैंड ऑक्साइड है। हाँ नौफादर पूछ चुका है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। सिरका को बोलते हैं एसिटिक एसिड, फार्मूला देख लीजिएगा। सिलेट का नाम क्या है सिलिका एल्युमिनियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और बुझा हुआ चूने का पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, उसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। आप ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए इसमें जो है आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि वैसे पहले पढ़ा दिया, फिर देख लीजिए एक बार। यहाँ पे विटामिन के नाम उसके केमिकल नाम कई बार पूछ चुका है, ठीक ना, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। देखिए विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाएगा। आपको क्या क्या खाइएगा तो मिलेगा गाजर दूध अंडा फल। क्वेश्चन पूछेगा विटामिन A के क्या क्या स्रोत हैं गाजर अंडा दूध फल। ABCD सब ऑप्शन देगा, क्या मारना E मारना। ऐसे ही क्वेश्चन में E आता है, तो E को कैसे टेकल किया जाए मैं एक वीडियो बनाऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए विटामिन B1 इसका नाम क्या है थायमिन। क्या रोग होता है बेरी होता है। क्या क्या खाइएगा तो मिलेगा
मूंगफली आलू सब्जी। B2 नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, इसको देख लीजिएगा। फिर देखिए विटामिन B3 नियासिन नाम है, केमिकल नाम फिर हम इससे बता रहा हूँ, बाकी आप एक बार देख लीजिएगा। विटामिन B5 पेंटोथिनिन अम्ल। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटीन। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। विटामिन C एक्सॉर्बिक एसिड। विटामिन D कैल्सीफेरॉल। विटामिन E टेकोफेरॉल। विटामिन K फिलोक्विनोन। ये ध्यान में आप रखिएगा। देखिए एक बार यहाँ भी देख लीजिए, मनुष्य का हृदय धड़कता है कितने मिनट में, 72 मिनट में। मानव खोपड़ी में कितना हड्डी होता है, 8 हड्डी होता है। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 16 से 12 बार होता है। मस्तिष्क का वजन 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है परमस्तिष्क या सेरेब्रम होता है। हालांकि मैं 500 प्लस जो फैक्ट आधारित क्वेश्चन इसको डिस्कस कर दिया, मैं इसको शॉर्ट में बोल देता हूँ। देखिए किडनी का वजन 150 ग्राम होता है। शरीर का सबसे लंबा हड्डी फीमर होता है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होता है। शरीर में सबसे बड़ा मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। सबसे कठोर तत्व एनामिल का होता है। मनुष्य का समान रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर होता है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में जल की मात्रा 60 से 80% होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा 6 से 8 लीटर। जो रक्त का जो मान होता है 7.4, ये याद रख लीजिएगा। रक्त को शुद्ध करता है किडनी या विकनी। रक्त का निर्माण, लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त का जीवन काल 20 से लेकर 120 दिन। श्वेत रक्त WBC जो श्वेत रंग जो है उसका 2 से 4 दिन होता है जीवन काल। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। शरीर का ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि को बोलते हैं। सर्वदाता जो है रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर O को बोलते हैं। ग्राही जो होता है रिसेप्टर जो होता है AB होता है। रक्तचाप को किससे मापते हैं, स्फेग्नोमीटर से, ध्यान रखिएगा। ब्लड बैंक कहलाता है पीलिहा। भोजन का पाचन कहाँ से, मुख से होता है। बचे हुए भोजन का पाचन कहाँ, छोटी आंत में होता है। पाइल या पित्त रस कहाँ निकलता है, यकृत में। विटामिन A कहाँ रहता है, यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि को बोलते हैं। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 629। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोशिकीय। शरीर में क्रोमोसोम होता है 46। शरीर का बड़ा अंग होता है त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। शरीर में एमिनो अणु संख्या 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1/2 लीटर। जो हम लोग का यूरिन में जो दुर्गंध होता है वो यूरिया के कारण होता है। मानव जो यूरिन जो है अम्लीय होता है, वैल्यू कितना होता है 6 होता है। शरीर का जो समान टेम्परेचर कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। ये सब तापमान का चेंजिंग करने का तरीका है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक है कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन देगा, आप ऐसे क्वेश्चन में ई मारिएगा प्लीज। ऊतक, शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है, प्रोटीन से होता है। अब देखिए इसमें और भी कई फिजिक्स का अलग से दिया है, इसको मैं देख लेता हूँ एक बार। देखिए इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, जो मतलब कि स्पीड है। इकाई समय यूनिट टाइम में निश्चित डायरेक्शन में तय की गई दूरी को वेग या वेलोसिटी बोलते हैं। सदिश जो राशि होता है उसमें परिणाम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जबकि जो अदिश राशि होता है उसमें सिर्फ परिणाम या मैग्नीट्यूड होता है। चाल जो एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु द्वारा निश्चित स्थान या परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन बोलते हैं। जो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। वेग या वेलोसिटी में प्रति इकाई समय जो होने वाला चेंज को त्वरण या एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कैसी राशि है, सदिश राशि, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलता है आपको। नेक्स्ट चलिए अगला आइए, न्यूटन के जो प्रथम गति के अनुसार हमको कोई भी वस्तु गतिशील या मोशन में ही रहता है या उसी पोजीशन में रहना चाहता है जब तक कोई बाहरी फोर्स उस पर ना लगे। जो विराम के जरूरत के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। गति का जरूरत इनर्शिया के कारण ही चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने यात्री आगे की ओर झुक जाता है। विराम के जरूरत के कारण ही डंडे के प्रहार से जो कोट या कपड़े की धूल जो झड़ जाती है। इस एग्जाम में पूछ चुका है सारा चीज़ मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट चलिए
अगला न्यूटन के प्रथम गति से बल की जो है आपको परिभाषा मिलता है, ध्यान रखिए बल का डिफिनेशन मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फिर इसमें सोचिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो, हाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये न्यूटन का जो सेकंड गति में आ जाता है। देखिए जो इम्पोर्टेंट वही बताऊँगा, सब पढ़ने से कोई मतलब नहीं, ठीक ना। इसमें देख लीजिए नेक्स्ट, चलिए देखिए सब, हालांकि मैं पहले वाले वीडियो में बताया हूँ कि जो गति के नियम, जो न्यूटन का जो नियम है फर्स्ट सेकंड से क्या क्या होता है। देखिए गति के द्वितीय नियम से हमको बल का मिलता है एक्सप्रेशन, मतलब F बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको ध्यान रखिए, मैं पहले बढ़ा दिया हूँ सब चीज़, ठीक। नेक्स्ट चलिए आगे इसमें देखते हैं, मैं जो इंपॉर्टेंट वही बताऊँगा, बाकी तो आप लोग पढ़े ही हैं। चलिए इसमें देखिए, हाँ ये जो न्यूटन का जो तृतीय नियम क्या है, इसमें प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है विपरीत प्रक्रिया होती है। एक है मोमेंटम कंजर्वेशन का नियम, संवेग फंडक्शन का सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समय पर कोई बाहर बल नहीं लग रहा हो तो उसका जो टोटल जो मोमेंटम जो है ना वो कभी चेंज नहीं होगा। एक है सेंट्रीपिटल फोर्स, एग्जाम में पूछा है अभिकेंद्रीय बल। वस्तु जब कोई सर्कुलर पाथ पे जब चलता है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर लगता है, ध्यान रखिए केंद्र की ओर लगता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है अपकेंद्री सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर क्या होता है लगता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक और घूमना जो है ना अभिकेंद्रीय या सेंट्रीपिटल फोर्स की ही वजह से हो पाता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए कपड़ा सुखाने की मशीन, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, कपड़ा सुखाने की जो है ना आपकी जो मशीन जो है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि कपड़ा जो सुखाने की मशीन और दूध से जो हम लोग मक्खन जो निकालने की मशीन में अपकेंद्रीय बल का यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, हाँ ये बल द्वारा एक बॉडी या पिंड को एक अक्ष या एक एक्सिस के चारों ओर घुमाने के को हम बोलते हैं बल आघूर्ण, फोर्स टॉर्क बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। किसी पिंड या बॉडी का भार या वेट वह फोर्स है जिससे पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है, ये मैं लास्ट वीडियो में बता दिया, ध्यान रखिएगा। जब बल द्वारा किसी वस्तु में कोई वस्तु में विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट हो तभी हम क्या कहेंगे कार्य हुआ, मतलब कि आपका ना W बराबर वर्क डन बराबर क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलिए आपका है कि जो अगर आपको कार मापना हो तो कार कब मापेंगे बता दिया मैं, कार की माप लगाए गए फोर्स और बल की दिशा में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके गुणनफल को बोलते हैं। कार्य करने की दर को पावर या शक्ति बोलते हैं, जबकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, ठीक। दोनों का मात्रक जूल ही होता है, कार और जूल का मात्रक जूल ही होता है, सब एग्जाम में पूछ चुका है। जबकि शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, ये तीनों एग्जाम में बीपीएससी का फन पूछ चुका है, अच्छे से एकदम याद रख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट चलिए एक और बताया था आपको, ऊंचाई पर स्थित वस्तु में स्प्रिंग या बांध कर रोके गए जल आदि में स्टैटिक एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा है इसको स्टैटिक या स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो एनर्जी का जो एक कंजर्वेशन का एक नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है क्रिएट, ना इसको डिस्ट्रॉय या नष्ट कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एक अश्व पावर या अश्व शक्ति 746 वॉट के बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक होता है पलायन वेग, इसके वेलोसिटी, ये भी ध्यान रखिएगा। वह मिनिमम वेग जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर होके वो ऊपर चला जाए, उसको क्या बोलते हैं इसके वेलोसिटी या पलायन वेग बोलते हैं। चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के g का मान 1/6 होता है, ये भी मैं लास्ट वीडियो में अच्छे से बता दिया, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए अगर कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ एक चीज़ देखिए इम्पोर्टेंट जो है पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग या जो इसके वेलोसिटी का जो मान है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, जबकि जो सौर मंडल के लिए ये इसका वैल्यू 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड है तथा चंद्रमा के लिए 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है, ध्यान रखिएगा। एक और ध्यान रखिएगा, जो जियो स्टैटिक जो सैटेलाइट होता है भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल जो है ना ये 24 घंटे के तुल्य होता है, बराबर होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर हमेशा दिखाई पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि प्रेशर का जो एसआई मात्रक क्या होता है न्यूटन
न्यूटन अपॉन मीटर वर्ग होता है या पास्कल होता है। वायु दाब मापी या बैरोमीटर का पारा अचानक से बढ़ जाना यह इंगित करता है कि मौसम जो है ना स्वच्छ रहेगा, ध्यान रखिएगा। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में क्या हो जाते हैं, सट जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैपिलरिटी के कारण ही लालटेन की बत्ती में तेल जो ऊपर की ओर चढ़ता है। ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना भी आपका कैपिलरिटी या केशिकत्व का कारण होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए कि जो साउंड वेव होती है, जो ध्वनि तरंगें होती है, अनुदैर्घ्य तरंगें होती है, मैं कई बार बता दिया हूँ ये सब बात। जबकि जो ना प्रकाश तरंगें जो होती है वो ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगला है जो विद्युत आवृत्ति, जो फ्रिक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज से मापते हैं। ध्वनि या साउंड का वेग हवा में 332 मीटर पर सेकंड, जल में 1483 मीटर पर सेकंड और लोहे में 5130 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि के वेग या साउंड के वेलोसिटी पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल, साउंड की चाल तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड पर निर्भर नहीं करता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर ध्वनि की फ्रिक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है, फ्रिक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अपस्रव बोलते हैं। इंफ्रासोनिक 20 से लेके 20,000 के बीच को हम लोग बोलते हैं, जो इसको हम लोग सुन सकते हैं। और एक होता है अल्ट्रासोनिक, जो 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि जो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि में 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा क्या होता है, वो ध्वनि को सुन सकता है। अल्ट्रासोनिक जो तरंगें होती है, जो पराश्रव तरंगें जो होती है, इसका यूज समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान, घड़ियाँ के पुर्जे को साफ करने में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इको साउंड जो होता है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लोलक का जो आवर्तकाल है, पीरियडिक जो टाइम है, लोलक के मास पर निर्भर नहीं करता है। कान पर ध्वनि का इफेक्ट 1/10 सेकंड तक रहता है। ये सब फैक्चुअल है, देख लीजिए एक बार। उसके बाद देखिए जो ना, अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको जो है ना याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। साउंड के रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के कारण ही साउंड ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी क्या करती है, तक सुनाई देती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है, मैं ये लास्ट वीडियो में बता दिया हूँ। संवेग मोमेंटम डबल करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाती है। जियोस्टैटिक सैटेलाइट पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, मतलब कि भूस्थिर जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। वायुमंडलीय पाठ्यक्रम का एकाएक या बैरोमीटर का एकाएक नीचे गिरना, आंधी जब धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा आने का संकेत होता है। आपेक्षिक डेंसिटी को हाइड्रोमीटर से मापते हैं। लोलक का लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, ये एग्जाम में पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। ठोसों में जो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, जो संचरण होता है, वो होता है आपका चालन विधि से, ये भी एग्जाम में एक बार पूछ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें गैसों और द्रवों में जो ऊष्मा का जो संचरण होता है वो होता है आपका संवहनीय विधि द्वारा। सेनोमीटर एक स्वर मापी है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन सबसे न्यूनतम होता है। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण या रेडिएशन से प्राप्त होता है। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है, क्योंकि सन की लाइट को ये ऊपर जाने देती नहीं है, इसलिए यहाँ गर्मी पड़ती है। वायुमंडल एटमॉस्फेयर में संवहनीय विधि द्वारा गर्म होती है। संवहन मतलब कन्वेंशनल करंट, मतलब सन की लाइट पहले पृथ्वी पर आती है, आने के बाद ये ऊपर जब जाती है तब एक धारा बनती है, उसी से पृथ्वी वाला क्या होता है, गर्म होता है। वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैगनी वैलेट के प्रकाश का परिकिरण या स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा, लाल रंग का सबसे कम होता है। इसको याद रख लीजिए, मैं लास्ट वीडियो में इसको बताया था क्यों कैसे होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के स्कैटरिंग या प्रकीर्णन के वजह से ही होता है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने के कारण जो है ना चंद्र ग्रहण लगता है। पृथ्वी को सूर्य और पृथ्वी के बीच आने से सूर्य ग्रहण लगता है। 2 दर्पण एक दूसरे के पैरेलल हो तो उनके बीच रखी वस्तु में अनंत या इन्फिनाइट जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा।
सोलर कुकर, परावर्तक दूरबीन, फ्लड सेटेलाइट, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच तथा हजामती दर्पण के जो शेविंग दर्पण होता है में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। प्रकाश के अपवर्तन रिफ्रैक्शन के कारण ही तारे टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं। पानी के अंदर रखी टेढ़ी कोई भी जो छड़ी भी हमको टेढ़ा दिखाई पड़ता है। ये मैं कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया था लास्ट वीडियो में, सब आप देख सकते हैं। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच के अंदर दरार चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का क्या है, उदाहरण है। ये सब आप देखिए ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। उत्तल या कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग मोटर कार के साइड मिरर के रूप में होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा रंग का होता है। लाल, हरा और नीला रंग को प्राइमरी रंग बोलते हैं, प्राथमिक रंग बोलते हैं। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। इंद्रधनुष ठीक सूर्य के हमेशा विपरीत बनता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया के ख़त्म करने के लिए हमको अवतल लेंस या जो है ना कैव लेंस लगाना पड़ता है। पानी के अंदर हवा बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस के भांति कार्य करते हैं। सब छोड़िए, किसी रंग का जो पराकिरण उसके तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैंगनी का सबसे कम होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है। काले रंग की वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती, इसलिए गर्मी के समय हमको काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, रंगीन टेलीविज़न के प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला होता है। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत या वाइट रंग बनता है उसको पूरक रंग बोलते हैं। जिस पदार्थों से होकर करंट आवेश जो फ्लो होता है उसको हम चालक या कंडक्टर बोलते हैं। चांदी सबसे अच्छा चालक है, क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। लेकिन चूंकि चांदी महंगा है इसलिए वो कॉपर का यूज करते हैं। जिससे पदार्थ या जिससे जो चार्ज फ्लो नहीं होगा उसको क्या इन्सुलेटर या जो है ना बैड कंडक्टर बोलते हैं। लकड़ी, रबर, कागज क्या है, सब अचालक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे करंट फ्लो नहीं होता है। हाँ, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो दोनों गुण रखते हैं, कंडक्टर के भी और बैड कंडक्टर वाले बीच वाले होते हैं, इसको बोलते हैं अर्धचालक। जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, ये सब अर्धचालक हैं, क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। प्रोमायोपिलिया के मतलब ज़्यादा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस लगाते हैं। एस्टिग्मेटिज्म या अबिंदुकता के रोग के लिए ख़त्म करने का हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, एग्जाम में पूछ चुका है। इंद्रधनुष प्रकाश के जो है वर्ण विक्षेपण के कारण ही बनता है, स्टेरिंग के कारण बनता है, ध्यान रखिए। 7 रंगों में पट्टी बट जाती है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेत्र दान में कॉर्निया दान किया जाता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब रियल होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बहुत क्या होता है, छोटा होता है, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी नहीं होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपका कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में पॉजिटिव और रेशम में नेगेटिव करंट क्या होता है, उत्पन्न होता है। परमाणु हालांकि होता है न्यूट्रल या उदासीन होता है। परमाणु जो है हम वैसे तो होता है उदासीन न्यूट्रल, लेकिन उसमें जो है ना 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी पाया जाता है। यहाँ लिखा हुआ प्रत्येक जो है आपका पदार्थ या मैटर के परमाणु या एटम में एक न्यूक्लियस या नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता है। त्वरित चालक लाइटनिंग कंडक्टर का प्रयोग त्वरित के दौरान बहुत ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। त्वरित चालक तांबा का बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। एक और है दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया के ख़त्म करने के लिए कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल विद्युत सेल में केमिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। 1 किलोवाट में 1 किलोवाट घंटा को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बिजली के हीटर या स्त्री में नाइक्रोम का तार का प्रयोग करते हैं, भी एग्जाम एक बार पूछ चुका है, देख लीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसमें, ये वाला एग्जाम, ठीक ना। ट्यूबलाइट के में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर दीवारों पर फास्फोरस का लेप होता है। ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरिलियम ऑक्साइड का तंतु या फिलामेंट लगा होता है, ये भी पूछा है। लेक्लांसेस सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस के रूप में विद्युत अपघट्ट के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग लेप होता है। डायनेमो
आंतरिक ऊर्जा को विद्युत में चेंज करता है। डायनेमो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। विद्युत मोटर ऊर्जा लेता है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा लेती है और ये मैकेनिकल में चेंज कर देती है। सस्ता फ्यूज तार में तांबा, टीन, शीशा के मिश्र धातु का बना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। विद्युत बल का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आसान भी है। चुंबक को अगर ऐसे हम फ्री छोड़ देंगे तो वो नॉर्थ साउथ दिशा में दिखाएगा। बाकी तो ये चुंबक का जो लाइक पोल जो है ना क्या करता है, एक दूसरे को दूर जाता है। अनलाइक पोल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये सब तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट चलिए, एक चौहान पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 और विषुवत 0 होता है। और उसके बाद एक चीज़ बता ही दिया आपको ये अंतिम में मैं कि जो आपका जो कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग करके प्राचीन पादपों के उम्र का पता लगाते हैं और पुरानी चट्टान या पृथ्वी के उम्र के आकलन के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जब खोज होता है उसमें कई सारे जीवाश्म मिले हैं, उसके लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई चट्टान कितना पुराना है, पृथ्वी का एज कितना है, इसको हम लोग यूरेनियम डेटिंग से पता करते हैं। ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछेगा। और एक्सरे किरणें की खोज 1895 में रॉन्टजन ने किया था, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें हम लोग एटम बम का जो थ्योरी है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। विद्युत वाहक बल का जो मान विभवांतर से अधिक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, हालांकि इसका और भी प्रयोग थोरियम का करते हैं, लेकिन यूरेनियम आप ध्यान रखिए। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया के कंट्रोल के लिए कैडमियम या बोरॉन की छड़ का यूज करते हैं, यहाँ याद रखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, मंदा के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक ना। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया के कंट्रोल के लिए बोरॉन या कैडमियम, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को कंट्रोल करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन है। सूर्य और तारों के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय यही संलयन ही है। एक्स किरणों का उपयोग यांत्रिकी में, उद्योग में, जासूसी में, कला में, अनुसंधान, चिकित्सा जगत में टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में किया जाता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट का प्रयोग कैंसर के इलाज में होता है, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए, आपका जो है ना हाँ, चाय बनाने के लिए विद्युत केतली में पानी संवहनीय धाराओं से क्या होता है, गर्म होता है। इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद ठीक सूर्य के विपरीत बनता है। हाँ, ये भी याद रखिएगा। ट्यूबलाइट में ऑर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है, जबकि मुख्य रूप से हाइड्रोजन होती है। चुंबक मुख्यतः लोहे और इस्पात के बनाए जाते हैं। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बना था। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, जबकि जो बड़ा जी का जो वैल्यू है वो 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होता है। ये भी मैं लास्ट वीडियो में बताया था। जी का मान न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होता है। मैं ये भी बता दिया था कि ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक, विषुवरेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, ये बता दिया था। जल पृष्ठ पर तरंग ऊर्जा के वाहक होती हैं, ठीक ना। पारा थर्मामीटर के नली को नहीं भिंगाता है। केल्विन तापक्रम का शून्य -273 डिग्री होता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें कि हाइड्रोजन सबसे अधिक होता है 71%, हीलियम भी होता है, ध्यान रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। उसका पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य होता है। वॉशिंग मशीन जो अपकेंद्रण के सिद्धांत पे काम करता है, ये भी पहले बता ही दिया। नेक्स्ट चलिए, पहाड़ों पर, ये भी पूछा जाऊँ, पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का जो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती ताकि पटरियाँ गर्मी में ऊष्मा पार कर प्रसारित हो जाती, एक्सपेंड हो जाती है। जल के जमने से इसका आयतन बढ़ता है। वहीं यही कारण है कि जाड़े में कभी कभी नल के पाइप फट जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप मापते हैं, आप लोग पता है। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है।
उसके बाद आइए सीधे जो है ना, हाँ ये बता दिया जियो स्टैटिक उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होता है। बाकी एक ध्यान रखिए, ये पूछा है बर्नौली थ्योरम के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होगा वहाँ दाब क्या होगा, कम होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। रॉकेट की गति और जेट विमान जो है ना संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ये भी एग्जाम पूछता है। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है इसकी चाल घट जाती है। ट्रांसफार्मर पर क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। बाकी आप सिंपल ध्यान रखिए, हाँ ये कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का तापमान खोल देने पर कमरे का ताप बढ़ जाता है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। कम डेंसिटी का बादल जो वायुमंडल में तैरते रहते हैं, ये भी पूछा है। मैक नंबर का प्रयोग जहाज़ों के लिए किया जाता है, ये भी पूछ चुका है। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ये भी पूछा है एग्जाम में। डॉल्पर प्रभाव का प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग को ज्ञात करने में किया जाता है। एक ही ध्यान रखो, ई और MC स्क्वायर, ये जो आइंस्टाइन ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें एग्ज़ाम में जो है ना आपका जो है ना जो पूछने का चीज़ है मैं वही बताता हूँ, बाकी एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट, चलिए हाँ ये प्राकृतिक चुंबक फेरस लौह ऑक्साइड है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। ट्रांसफार्मर जो है ना आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पर काम करता है। माइक्रोफोन जो है ना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, ध्यान रखिएगा। कैथोड किरणें अदृश्य किरणें होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी हो जाती है, ये भी एग्जाम में पूछता है। एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक क्वेश्चन और अच्छा हमको यहाँ लग रहा है कि बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर, ठीक ना, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने के कारण बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ घट जाता है। बैंगनी रंग का ये सब पहले पता ही है। श्वेत रंग में 7 रंगों का मिश्रण होता है, ये सब पहले आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसमें और कोई इंपॉर्टेंट हमको नहीं लग रहा है आपको सब, हाँ ये ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है एक बार कि तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व क्या होता है, घट जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, डेंसिटी कम होता है, यही कारण है कि वह पानी में तैरता रहता है। ये सब ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए, पूछता है ये। बर्फ़ और ढलवा लोहा को गर्म करने पर इसका आयतन क्या होता है, घट जाता है। गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व सामान्यतः घटता है, ये सब ध्यान रखिए। सिर्फ कॉन्सेप्ट है लेकिन इसको भी याद रख लीजिए, ठीक ना। इसमें और जो है ना इम्पोर्टेंट हमको कोई नहीं लग रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा वही कराऊंगा क्योंकि ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा है नहीं। देखिए फ्रिक्शन फोर्स की अनुपस्थिति के कारण ही बर्फ़ पे हम लोग नहीं चल पाते, फिसल जाते हैं। सरफेस टेंशन के कारण दो भीगे कांच को हटाने में अधिक बल लगाना पड़ता है। कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे सरफेस टेंशन के कारण गोल हो जाते हैं। पर आकाश में तारे का टिमटिमाना अपवर्तन या रिफ्लेक्शन के कारण होता है। बाकी सब बता ही दिया हूँ, ये शोल्डर जो है ना टिन और शीशा का मिश्रण होता है, ध्यान रखिएगा। हवाई जहाज़ का जो ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे या पढ़े ही होंगे। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की दिशा और वेग को मापने में किया जाता है, मैं पहले बता ही दिया इसको, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए, ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड और ऑर्गन गैस भरा होता है। हेली पुच्छल तारा 67 वर्षों बाद दिखाई देता है। ब्लैक होल सिद्धांत F चंद्रशेखर ने दिया था। फोटो खींचने वाला प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश केमिकल ऊर्जा में बदल जाता है। इको या प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने का कारण ध्वनि का परावर्तन है। भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर प्लांट तारापुर में लगा था। सूर्य और तारे में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, कई बार पूछ चुके हैं। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण क्या है, सरफेस टेंशन या पृष्ठीय तनाव है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। स्त्रियों की आवाज़ का तारत या पिच पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। बाकी इसमें सारा जो है ना आप लोग पढ़े ही हैं, इसमें इम्पोर्टेंट हमको कुछ, हाँ ये देख लीजिएगा। जल का वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है, एग्जाम में पूछ चुका है। बाकी जो है ना नेक्स्ट चलते हैं, हमको जो एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो इम्पोर्टेंट होगा वही देखेंगे। चलिए हाँ ये देख लीजिए एक बार। जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
ध्यान रखिएगा। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग इनके विकिरण की विविधता के कारण होता है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण के कारण धूलकण होते हैं, ठीक ना। ध्वनि तरंग ठोस और गैस दोनों में माध्यमों में चल सकती है, हालांकि तो लिक्विड में चल सकती है। चलिए नेक्स्ट चलिए। लेजर बीम का प्रयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद सीधे आप यहाँ माध्यम के ताप में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है, ये भी ध्यान रखिएगा। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह काला दिखाई देता है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट चलिए, बाकी सब आपको पता ही है, सबको पता ही है। हाँ, इसमें जो है ना एक जो है ना आपका ये जो है ना, हाँ ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। वस्तु वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तुओं में भारी वस्तु हल्के वस्तु की तुलना में पृथ्वी पर क्या गिरेगी? पहले गिरेगी। यानी अब तत्काल इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं, ठीक ना। अब तत्काल इस वीडियो को हम यहीं छोड़ते हैं। इसके बाद कल हम वीडियो पढ़ाएंगे, उसमें ना कोशिश करेंगे जो बाकी सेक्शन कुछ बायोलॉजी का है या और जो कुछ साइंस का जो इम्पोर्टेंट हमको लगेगा वो हम वीडियो 1 घंटा कर देंगे। और आप विश्वास कीजिए कि जो पहले का जो ना वीडियो साइंस का है और ये वीडियो मिला के अब कंप्लीट हो गया। अब आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसका PDF जो है ना, ये जो अभी जो बुक पढ़ा है इसका मैं ग्रुप में चैनल पे डाल दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किए हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, रिवीजन के पर्पज़ से हमने सारा वीडियो हरीश सर का बना दिया है। अब कुछ वीडियो जो बचा है मेरा, एक जो है ना मैं सोच रहा हूँ कि जो एक या 2 वीडियो इकोनॉमिक्स का बना दूँ और 1-2 मैथ का बना दूँ, इतना कर दूँगा। बाकी जो है ना कुछ करंट का मैं 30 तक बनाते रहूँगा, जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं अभी लिख रहा हूँ और आपको वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं जितना वीडियो बना दिया आप उसको देखिए और अपने पर विश्वास रखिए, टेंशन मत लीजिए। अभी बहुत लोगों का ये भी कहना है कि सर मैं प्रैक्टिस सेट जब बनाता हूँ या बनाती हूँ तो नंबर कम आते थे। देखिए प्रैक्टिस सेट में नंबर कम जान इसलिए आता है क्योंकि वो क्वेश्चन टफ होते हैं। अगर प्रैक्टिस सेट किसी भी अगर आप 90 के आसपास हैं, 95 के आसपास है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और, आपको जो 7 या 8 लाख की जो भीड़ दिख रही है एक्चुअल में ये सिर्फ भीड़ है। एक्चुअल जो अच्छे जो बच्चे जेन्युइन बच्चे हैं वो उसकी आबादी मुश्किल से जो है ना इसमें एग्ज़ाम में मेरे ख्याल से 1.5 लाख के आसपास है, ठीक ना। 1.5 लाख के उसी में कंपटीशन है। तो आप डरिए मत, आप अच्छे रेस में हैं, पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। कोई भी दिक्कत हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।